हेलो दोस्तों, इसमें हम लोग स्टडी ऑफ टिश्यू के प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उत्तक कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 2 में कुछ कथन दिए गए हैं जिस पे विचार करनी है। समान उत्पत्ति, समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। सही है। उत्तक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है। नहीं, उत्तक केवल बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। पादप और जंतु उत्तक दोनों पादप तथा जंतु दोनों में उत्तक पाए जाते हैं। हाँ, तो केवल 1 और 3 सही है। पौधे तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान ही होते हैं, फिर दोनों के उत्तक को एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन, पौधों में कोई गति नहीं होता जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते हैं। दूसरा है, पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है जबकि जंतु में वृद्धि एक रूप में होती है। जंतु तथा पौधों की अंग तंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी कि यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मेयर ने किया था। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी एक उत्तक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिकाएं पाई जाते हैं। इन उत्तकों में कोई आकार एवं बनावट की कोशिका होती है। विभिन्न आकार इन कुछ उत्तकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिका होती है, यानी कि ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। पादपों में विभज्योतकी उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये मृत उत्तक होते हैं। विभज्योतकी उत्तक एक जीवित उत्तक होता है, न कि मृत। तो ये गलत हो गया। अगला है, उसकी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण ये पादप को नम्यता प्रदान करते हैं। ये गलत है। ये केवल सिर्फ वृक्ष की छाल में होते हैं, नहीं, पौधे के शीर्ष भाग में होते हैं। इन उत्तकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। तो विभज्योतकी उत्तक के लिए ऑप्शन डी उपर्युक्त है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों के विभज्योतकी उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है? तो यह जीवित कोशिका का बना उत्तक होता है जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। सही है। उस उत्तक के कोशिकाओं की रसधानियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ये गलत है। यानी ऑप्शन बी, इसके कोशिका का केंद्रक बड़े बड़े होते हैं और इसके कोशिका रस की मात्रा काफी अधिक होती है। ये भी सही है, जबकि ये ऑप्शन बी गलत है। शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक उत्तरदायी होता है तो लंबाई में वृद्धि के लिए। तो शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न संख्या 10, वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, वो लंबाई वृद्धि के लिए वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो लंबाई वृद्धि के लिए। प्रश्न संख्या 11, वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो शीर्षस्थ विभज्योतकी। संवहन उत्तक में अवस्थित
कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम उदाहरण है। तो पार्श्व विभज्योतकी, पार्श्व विभज्योतकी वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो कैम्बियम। किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो पार्श्व विभज्योतकी ऊतक। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, पौधे के अस्थायी ऊतक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती। तो सही बात है। विभज्योतकी ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधों में अस्थायी ऊतक बनता है। हाँ, विभज्योतकी ऊतक के उपरांत ही अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इनमें नहीं होता है। कौन? तो कैम्बियम नहीं होता है। निम्नलिखित में किसे प्राथमिक विभज्योतकी कहते हैं? तो शीर्षस्थ विभज्योत निम्नलिखित में किसे प्राथमिक विभज्योतकी कहते हैं? क्योंकि यह पौधे के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं। तो पार्श्व विभज्योतकी, सॉरी, यहाँ पर ए शीर्षस्थ विभज्योतकी और अंतर्वेशी विभज्योतकी, ए और सी दोनों। संवहन। प्रश्न संख्या 18, संवहन ऊतक का निर्माण किस विभज्योतकी ऊतक से होता है? तो पार्श्व विभज्योतकी ऊतक से। प्रश्न संख्या 19, मृदु ऊतक यानी पैरेन्काइमा किस प्रकार का ऊतक है? तो सरल ऊतक है। निम्नलिखित में से किस ऊतक में जीवित कोशिका पाई जाती है? तो मृदु ऊतक में भी जीवित कोशिका पाई जाती है और स्थूल कोण ऊतक में भी जीवित कोशिका पाई जाती है, यानी ए और बी दोनों। मृदु ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो मृदु ऊतक का मुख्य कार्य भोज्य पदार्थ का संग्रह करना है। वायु ऊतक किस पौधों में पाया जाता है? तो हाइड्रोफाइट्स में। वायु ऊतक हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है। जलोदभिद निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं? तो वायु ऊतक के कारण। वह कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, भित्ति सेलुलोज तथा पेप्टीन की बनी होती है और कोनों पर अलिग्निनी स्थूलन मिलते हैं? तो कॉलेनकाइमा। निम्नलिखित में से कौन एक ऊतक केवल तरुण पौधों में पाया जाता है? तरुण पौधा मीन शाकीय पौधा, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं पाया जाता है, तो ये स्थूल कोण ऊतक होता है। शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूर्यमुखी, कद्दू को लचीलापन और दृढ़ता प्रदान करने वाला ऊतक कौन है? तो स्थूल कोण ऊतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक जड़ में उपस्थित नहीं रहते हैं? तो वायु ऊतक। निम्नलिखित में किस ऊतक को कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? तो दृढ़ ऊतक। प्रश्न संख्या 29, पौधों के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता का कारण किसकी बहुतायत बहुतायत को माना जा सकता है? तो दृढ़ ऊतक की अधिकता के कारण लचीलापन पाया जाता है।
रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस ऊतक की प्रचुरता होती है? तो दृढ़ ऊतक की। फलों तथा बीजों को कठोर आवरण किस ऊतक के द्वारा तैयार होता है? तो दृढ़ ऊतक के द्वारा। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है तो कॉर्क कोशिका में। व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? व्यापारिक कॉर्क कॉर्क कैम्बियम से प्राप्त होता है। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क क्वेकर्स सुबेर से प्राप्त होता है। मृदुतक की कोशिकाएं होती है गोलाकार। मृदुतक की कोशिकाएं गोलाकार होती है। दृढ़ कोशिका स्क्लेरेनकाइमा में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो ये मृदुतक कोशिका से निर्मित होती है। ये गुण इसमें नहीं पाया जाता है। प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है? तो विभज्योतिकी ऊतक में भी और दृढ़ ऊतक, ये दोनों में, विभज्योतिकी ऊतक और दृढ़ ऊतक दोनों में अंतःकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पौधों से प्राप्त होने वाला कर्क में कौन सी विशेषताएं नहीं होती है? तो यह विद्युत रोधी तथा उष्मारोधी होता है। इसके कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव्य पाए जाते हैं। इसकी भीति से जल एवं गैस नहीं जा सकता है। यह हल्का होता है एवं जल इसमें आग नहीं लगती है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा कि इसकी कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव्य पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विलामेन की आवश्यकता होती है तो नमी के अवशोषण के लिए। किस प्रकार के जड़ में विलामेन नामक अंतराग्राही स्पंजी ऊतक पाया जाता है? तो अधिपादप मूल में। एपीफाइटिक रूट जिसको बोला जाता है। आर्किड में विलोमन ऊतक पाया जाता है तो जड़ों में। पौधा का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? तो अधिचर्म बोलते हैं। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधों में जल हानि को रोकता है? तो क्यूटिकल्स। त्वचा जन डर्मेटोजेन ऊतक शीर्षस्थ विभज्योतकी से बनता है। यह निम्नांकित में किसमें विकसित होता है? तो बाह्य त्वचा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक तंत्र पौधों में संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करते हैं? तो ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं तो बाह्य त्वचा। अगला प्रश्न है, पौधे के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं? पौधे की बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत को कॉर्टेक्स कहते हैं। पौधे के अंत त्वचा और संवहन बंडल के बीच पाए जाने वाली परत को क्या कहते हैं? तो परिरंभ कहते हैं, पेरिसाइकल। कैम्बियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यह जाइलम और फ्लोएम के बीच में रहता है, सही है। यह एक या अन्य परतों का बना होता है, ये भी सही है।
इसकी कोशिकाएं पतली दीवार वाली या आयताकार होती है, ये भी सही है, जबकि ये गलत है। यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परत भरण या मूल ऊतक तंत्र के अंतर्गत शामिल है? तो कॉर्टेक्स, परिरंभ, मज्जा और पिथरेज, ये सब के सब भरण या मूल ऊतक तंत्र के अंतर्गत शामिल है। पौधे के भरण ऊतक तंत्र के मुख्य कार्य हैं तो भोज्य पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रह करना, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है? तो इडियोप्लास्ट। वह संवहन बंडल जिसमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है, तो बाइकोलेट्रल बोला जाता है उसको। और ये संवहन बंडल कहाँ पाए जाते हैं? तो एक बीजपत्री के पौधे के जड़ों में। अगला प्रश्न है, पौधे के स्टील परत में शामिल होते हैं, तो पौधे के स्टील परत में शामिल होते हैं परिरंभ, संवहन, पुल और मज्जा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। एक वृक्ष की आयु पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो एक वृक्ष की आयु वार्षिक वलय की गिनती करके, ऑप्शन बी। वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होता है तो वसंत काष्ठ और शरद काष्ठ। निम्नलिखित में किसका सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? तो अंतःरंभीय एधा की। अंतःरंभीय एधा की। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं तो वृक्ष की आयु होगी 50 वर्ष। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होता है क्योंकि अस्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है। पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हृदय काष्ठ भी बोलते हैं, ड्यूरामेन भी बोलते हैं, सारिल भी बोलते हैं, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय काष्ठ की सभी कोशिकाएं मृत होती है, सही है। रस काष्ठ के कुछ कोशिकाएं जीवित तथा कुछ मृत होती है, यानी ऑप्शन एक और दो दोनों सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 63 पे। यदि सन 2000 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड कील भूमि से 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई तो 2021 में यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रतिवर्ष 5 इंच लंबाई में बढ़ता है? तो कील की ऊंचाई 7 फीट ही होगी क्योंकि अस्थायी ऊतक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जटिल ऊतक किससे बना होता है? तो जटिल ऊतक भिन्न भिन्न कार्य करने वाले भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का चालनी नालिका तथा सह कोशिका पाई जाती है, फ्लोएम में पाई जाती है। जाइलम और फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? तो 4 तत्वों से होता है। संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो संवहन ऊतक का निर्माण पार्श्व विभाज्योतिकी ऊतक से होता है। इसमें कौन जाइलम तत्व नहीं है? तो सीव ट्यूब जो है जाइलम तत्व नहीं है। फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नालिका वाहिका से भिन्न होती है तो केंद्रक के अभाव में। जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करता है? तो वाहिकाएं और वाहिनिकाएं दोनों। जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है?
तो जाइलम मृद ऊतक। फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं का बना होता है? तो बास्ट तंतु मृत ऊतक का बना होता है। फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज्य पदार्थों के संवहन में भाग लेता है? चालनी नालिका। चालनी नालिकाओं में भोज्य पदार्थों के संवहन में मदद करता है। तो सहकोशिका। फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? तो फ्लोएम तंतु। फ्लोएम ऊतक में चालनी पट्टी पाई जाती है। तो दो चालनी नालिकाओं के बीच। पौधों में फ्लोएम ऊतक उत्तरदायी है आहार वहन करने के लिए। पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है तो जल के वहन के लिए। शाखाओं से पत्तियां किन कारणों से झड़ जाती है? तो कर्क के बाहर बिलगन परत बन जाने से। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो जे.सी. बोस ने। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो उपकला ऊतक। अगला प्रश्न संख्या 82। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो उपकला ऊतक। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक लार ग्रंथि या श्वेत ग्रंथि में पाया जाता है? तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऊतक। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक लार ग्रंथि या श्वेत ग्रंथि में पाया जाता है? तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऊतक। अंगों को विसरण, श्रवण और अवशोषण में मदद करने वाला ऊतक कौन है? तो एपिथेलियम ऊतक है। त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है किससे? तो स्तरित सल्की एपिथेलियम से। निम्नलिखित में किस एपिथेलियम ऊतक के कोशिकाओं में रसांकुर या सीलिया पाए जाते हैं? तो स्तंभाकार में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एपिथेलियम ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतराकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। ये गलत है। संयोजी ऊतक में अंतराकोशिकीय पदार्थ नहीं होते हैं और इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से करीब करीब सटी रहती है। ये भी गलत है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो एक न तो दो। सल्की एपिथेलियम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो सुरक्षा प्रदान करना। पक्षमाभी एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं तो ट्रैकिया और गर्भाशय में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? तो एरियोलर। मोटापा निम्न में किसका अधिकता के कारण होता है? तो वसा ऊतक के कारण। निम्नलिखित में कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो वसामय ऊतक। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो वसा संयोजी ऊतक का। ऊंट का कुबड़ वसामय ऊतक का बना होता है। निम्नलिखित में किस ऊतक की कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी रहती है? तो वसा संयोजी ऊतक में। निम्नलिखित में ऊतक कौन है? तो लसिका। निम्नलिखित में ऊतक कौन है? तो रुधिर, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। निम्नलिखित में कौन ऊतक का उदाहरण है? तो लसिका। निम्नलिखित में कौन संयोजी ऊतक है? इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो वसामय ऊतक। श्वेत फाइबर और येलो फाइबर पाए जाते हैं एरियोलर। श्वेत फाइबर एरियोलर ऊतक में पाए जाते हैं। कोंड्रिन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है?
तो उपास्थि में। टेंडन का निर्माण होता है तो श्वेत तंतुमय ऊतक में। लिगामेंट का निर्माण होता है पीला तंतुमय ऊतक से। टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार के ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है।